अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विक्ट्री रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। जिस तरह ऑपरेशन का हमने नाम रखा था उसी तरह हमने अपने अहदाफ को भी हासिल किया, उसी तरह हमने कामयाबी भी समेटी। पाकिस्तानी कौम हो, पाकिस्तानी अफवाज हो, पाकिस्तानी हुकूमत हो, सीसा पलाई हुई दीवार की मालिक दिखाई दिए हैं। भारत जो हमारा दुश्मन है उसने घुटने टेक दिए हैं। चंद रोज पहले तक भारत का एक मौक़िफ़ था, वो बात कर रहे थे कि सीज फायर नहीं होगा, पाकिस्तान सूरत हाल को डी एस्केलेट करने की बात कर रहा था, अमन की बात कर रहा था, जिसको पाकिस्तान की कमजोरी इंडिया के जज समझा गया। लेकिन आज अलग सुबह पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया, जिस तरह पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश हुई, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है बल्कि आलमी मीडिया, CNN से मुंसलिक जो रॉबर्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में हमने देखा कि इंडिया का भी दौरा किया था, इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां भी जाके लोगों से बात की थी, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मिसाइलों की बारिश थी उसने इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया। जिसके बाद भारत की जानिब से खुद से राब्ता किया गया अमेरिका के साथ, तुर्की के साथ, और मामला को इनिशिएट किया गया कि डी एस्केलेट हो जाए, पाकिस्तान को रोका जाए। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो भी इंडियन जो सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पहले आकर बता रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मदाखलत की है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, जिसके बाद इंडियन जो हुकाम है उन्होंने जो प्रेशर की क्या कहा आपके सामने रखते हैं। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. ये आपने विक्रम मिस्री को सुना, जो एक्सटर्नल अफेयर हैं वो बता रहे हैं कि सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट के बाद ये पूरी सूरत हाल आगे बढ़ी है। हमने देखा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि मामला को डी एस्केलेट किया जाए, भारत को रोका जाए। हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। लेकिन उस टाइम जंगी जुनून सवार था। जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी है, उनकी जो कैबिनेट है वो सोच रही थी कि शायद जो खित्ते में उसकी एक अजाइम है खित्ते का चौधरी बनने का, उसको हमने खाक में बुला दिया। आपके राफेल गिरा दिए, आपका जो डिफेंस सिस्टम S-400 का हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे बढ़कर आपकी जो 1 अरब 45 करोड़ इंडियंस है उनका जो एक गुरूर था उनमें जो पाया जाता उसको हमने खाक में बुला दिया। लेकिन दूसरी जानिब विक्ट्री है, दूसरी जानिब खुशी है, दूसरी जानिब अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम सड़कों पर मौजूद है, किस तरह इस विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं आपके सामने रखते हैं। आखिरकार मजबूर होकर अपने घुटने हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसको वहाँ घुस के मारा है, उसके बाद उसने जंगबंदी पे मजबूर हुआ है। मुझे फ़ख्र है हमारी फ़ौज पे कि उन्होंने बहुत पेशावराना जो है वो हिकमत अमली का मुजाहिरा किया और बहुत मरबूत और बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिए तो अब इसके बाद जंगबंदी होगी, अच्छी बात है। बदअमनी उसने फैलाई और उसका कला कमा आज हमारे सिपा सलार ने, हमारी कौम ने, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जो अदारे हैं उन्होंने और हमारे सिपा सलार ने उसके ऊपर आज मोर शब्द किया है कि अब इसके बाद वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और पाकिस्तान के फौज के हम साथ हैं। पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान की फौज से ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहादुर फौज दुनिया में कोई नहीं है। पूरी दुनिया को मैसेज चला गया है, पाकिस्तानी अफवाज सब दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन कौम है, पाकिस्तान की हुकूमत तमाम एक पेश पे है। और जिस तरह हमने भारत को सिर्फ 12 घंटे में जो हमारा जवाब था, जिस तरह हमने बारिश की, मिसाइलों की, तो आपने जनाब घुटने टेक दिए हैं। इस मामला पे बात करेंगे आगे चल के, जो सीज फायर को लेकर चीज़ें जो डेवलपमेंट होना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो इंडिया की जानिब से सस्पेंड किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को, और जो एक पाकिस्तान पर माजी में इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही हैं, हर 2-4 साल बाद इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर बॉर्डर पर जो कशीदा सूरत हाल की जाती है और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। अब इसको फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा न्यूट्रल प्लेस पे कहीं बैठ के आपको डायलॉग करना होगा। अब चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी, आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद लोधी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और साबिक कोर कमांडर रह चुके हैं भावलपुर के। हुज़ैफर रहमान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ ये जनाब मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। इसके साथ हमें दानियल अजीज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। नईम खालिद लोधी साहब, आप लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, मुसल्लह अफवाज में सर्विसेज दे चुके हैं। एक तो पाकिस्तान अफवाज की तैयारियों के हवाले से दुनिया को ऑलरेडी मालूम था, लेकिन इंडिया आजमाना चाह रहा था। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कोशिश थी उसकी, तो हमने भरपूर जिस तरह उसको जवाब दिया है, जिस तरह अमेरिकन जो जर्नलिस्ट जिस तरह उसको एलेबोरेट कर रहा है, जिस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने CNN पे बैठ के, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सुरखरू किया
अपने मुजाहिदों को सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो हवाबाज थे या ज़मीन पे काम कर रहे थे, एयर डिफेंस के थे, जितने भी थे। मेरा ख्याल है कि इस ये जो वाक़या पेश आया 4 दिन के अंदर अंदर आपने देखा कि सभी कुछ हो गया और उसके 3 फेजेज़ थे। पहले उन्होंने हमला किया, पहले दिन जब 3 राफेल जहाज़ गिर गए तो बिल्ली तो उसी दिन मर गई थी। उसके बाद जो है ना फिर साफ ज़रा उनका मोराल बहुत डाउन हुआ। फिर सेकंड फेज़ जिसमें ऐसे ड्रोन आए जो कि दुनिया के बेहतरीन ड्रोन है, उसमें से 80-90 हमने गिरा दिए। तो पहले दिन का भी रिकॉर्ड है दुनिया का, दूसरे दिन का भी रिकॉर्ड है दुनिया का, और तीसरे दिन भी मेरा ख्याल इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाना ये रिकॉर्ड है। ये तो चलो हो गई बात, शुक्र है अल्लाह ताला का। इससे 2 सबक मैं चाहूँगा कि ज़रूर निकलते हैं हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए ख़ासकर। एक तो ये कि वो बयानिया पिट गया जिसमें ये हम कहते थे हम किसी काम की कौम नहीं है, हम किसी काम के लोग नहीं हैं और बस एक हजूम है भेड़ बकरियों का। और ये देखें ये बात, ये जो बच्चे जिन्होंने ये नौजवान जिन्होंने ये काम किए हैं, ये इन्हीं मोहल्लों से आए हैं, ये इन्हीं गाँव से आए हैं, इसी शहरों से आए हैं। देखें वो क्या, तो आप बेहतरीन कौमों में से एक कौम है। अगर आपकी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मियों में शुमार हो सकती है तो आपके पॉलिटिशियंस, आपके पुलिस वाले, आपके जजेस क्यों नहीं नंबर 1 हो सकते पूरी दुनिया में। तो वो एक तो ये है कि हमें एतमाद पैदा होना चाहिए कि हम हो सकते हैं, सिर्फ हमें निज़ाम को ठीक करके ऊपर आने की ज़रूरत है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक नैरेटिव था कि सारा बजट तो फ़ौज खा जाती है, बाकी के लिए कुछ बचता नहीं। वो 18% को 80% कहते हैं कि 18 को 80 कहते थे, लेकिन चलो अगर 18 नहीं तो 20 होगा। लेकिन आपने अभी पूरी कौम ने देख लिया कि आपका पैसा लगता कहाँ है, क्या वो किसी की जेब में जाता है या करप्शन की नज़र हो जाता है, या इफेक्टिवली उसको इस तरीके से लगाया गया इक्विपमेंट में कि आज उन्होंने आपकी हिफाजत का जो है वो जो फ़र्ज़ था उसको अदा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ये जो कुछ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं सीज़ फायर की, ये चूँकि बहुत इंटेंस ऑपरेशन था और बहुत ज़्यादा जज्बातियत थी दोनों तरफ, तो इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। मेरा ख्याल है कि हो सकता है हमारे साथ कोई धोखा किया हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा कूलिंग डाउन पीरियड चाहिए 2-3 दिन का, और ये मामला भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है, वी ऑल और इन फेवर ऑफ पीस, मतलब हम पीस चाह रहे थे दानियाल जी साहब, लेकिन जब हमें मजबूर किया गया, हमें इस नहज पर लेके आया गया कि हमने जवाब देना पड़ा, तो 12 घंटे भी इंडियन जो है सामने रुक नहीं पाए। जी माफ करना दानियाल साहब। जी दोबारा बोलें प्लीज। जी दानियाल साहब, 12 घंटे भी नहीं लगे जो भारतीय गरूर था उसको खाक में मिलाने में। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, 12 घंटे नहीं लगे, लेकिन इसमें जो मेरे ख्याल में पहले लोधी साहब बता रहे थे, अहमियत की बात वो है क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू दिन से बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और ये आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंडिया ने पिछले 15 बरस में सिर्फ ये काम किया है कि जो माजी में इनके जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन था और वो बुरी तरह से पिट गया था, उसको रिफर्बिश करके नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। तो ये जो दुनिया में इन्होंने ख़रीदारी की है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ हैं, जिनमें से यकीनन ये राफ़ाइल भी एक है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्मामेंट्स हैं और बेशुमार किस्म की चीज़ें उन्होंने अपनी अपग्रेडेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, ये ड्रोन्स जो आप जदीद तरीन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनका ये ख्याल था कि वो पॉलिसी ठीक थी कोल्ड स्टार्ट की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क था, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि वो तमाम करके अब ये दोबारा पिट गए हैं। तो असल में वो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन था 2004 का, जिसमें इन्होंने फिर 2004 में मशक की, 2005 में मशक की, 2006 में 7 में मशकें की, फिर पाकिस्तान ने जवाबी अज़्म-ए-नौ की मशक की और फिर शमशीर बहर की मशक की, तो उसमें पाकिस्तान ने अपनी तैयारी की। तो ये वही डॉक्ट्रिन, वही माइंडसेट जो दीपक, जो इनके आर्मी चीफ उस वक्त के थे, उनसे चला हुआ अभी तक ये चलता चला जा रहा है। ये तीसरी दफ़ा पिट गया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ये है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे और उनमें से 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर जब ऑर्डर हो जाएगा तो वो अटैक करेंगे। वो 2 महीने लग गए, इस दफ़ा इनको 2.5 हफ्ते लग गए। तो वो 72 घंटे वाला सारा उसका असर ही इसलिए है कि मुखालिफ जो है वो प्लान ही ना कर सके और एकदम उसके सामने अटैक हो जाए, और जो बाकी लॉजिस्टिकल प्लानिंग है, बाकी सप्लाई लाइंस वगैरह वो बाद में देखेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है इन्होंने बनाए, जिसमें एविएशन, जिसमें नेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट, आर्मर, हर चीज़ जो है इन्होंने बना के सामने पेश की, और वो ये तीसरी दफ़ा ये पिट गया।
सो मैं समझता हूँ कि अब इंडिया के लिए ये लम्हा फिक्री है कि वो किस तरफ जाएंगे। इतना खर्चा करके पिछले 10-15 बरस में ये सबसे ज़्यादा परचेज किए इन्होंने पूरी दुनिया में आर्मामेंट की, और जगह जगह से किए। पहले ये सिर्फ रशिया डिपेंडेंट थे, अब इन्होंने EU से भी ले लिया, अमेरिका से भी ले लिया, जगह जगह से इन्होंने खरीदारी करके एक अपनी तरफ से जदीद तरीन फौज तैयार की, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। तो पाकिस्तान का बजट सिर्फ 8 बिलियन है, वो जो जनरल साहब कह रहे थे, जबकि इनका बजट 80 बिलियन है, यानी हमारे 10 गुना बजट है। और उसका रिजल्ट आप देख लें कि 4 दिन नहीं ये निकाल सके तो इनके घुटने टेके। हम नहीं कह रहे, CNN कह रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए, इंडिया के लिए बहुत लंबा जो वेपन था, राफेल फ्रांस के थे, इजराइल के ड्रोन्स थे, रशियन S-400 जो डिफेंस सिस्टम था, सबको हमने सामो कह लें कि डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने जो है इंडिया का गरूर तो खाक में मिलाया, लेकिन अब सवाल निशान उस वेपन के ऊपर भी उठ रहे हैं। और साथ में जो हमारा हमसाया दोस्त मुल्क है चाइना, जिस तरह हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, JF-17 हमने बनाया, J-10C के हवाले से जिस तरह हम अपने आप को वेपनाइज कर रहे हैं, तो उसकी अब दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक हो गया हुज़ैफा साहब, खिलाफे प्रोटोकॉल आर्मी चीफ से बात करना अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ये इतने ज्यादा मतलब टेंस सूरत हाल इंडिया की जब से बैगिंग की गई, जिस तरह उनसे रिक्वेस्टें की गई कि इस नहज पे आना पड़ा। ऑल दो प्राइम मिनिस्टर से बात की, ऑल दो फॉरेन मिनिस्टर से बात की पाकिस्तानी, लेकिन खिलाफे जो प्रोटोकॉल है आर्मी चीफ से बात करना। देखें जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल आपके सवाल का जवाब देने से पहले मीडिया को पाकिस्तान में मुबारकबाद दूंगा, जिस जिम्मेदारी का, जिस दानिशमंदी का मीडिया ने मुजाहरा किया। भारत के मीडिया के मुकाबले में अभी आपकी उम्र मीडिया की 22 या 23 साल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाकिस्तान में, लेकिन जो मेच्योरिटी थी वो ऐसे लगता था कि जिस तरीके से कुछ सेंचुरीज़ हो गए हैं और मीडिया में जो मेच्योरिटी आई। खैर, मैं उस पर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ते के लिए और मालूमात की रसाई के लिए जो आपने पुल का किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है। आपकी बात में मैं ऐड कर दूं एक दूसरी बात में आना चाह रहा हूं। आप जो शहरी थे वो भी पाकिस्तानी चैनल्स देख रहे थे, उनका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो पाकिस्तानी टीवी चैनल देखे। तो वहां पे तो एक हाइप क्रिएट की जा रही है, वहां पे तो एक एजेंडा सेटिंग की जा रही है। इंडियन पाकिस्तानी चैनल इसलिए देख रहे थे जस्ट सेक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मतलब टीवी चैनल देखता ही दुरुस्त मालूमात के लिए है। जो उनके चैनल चला रहे थे, मोदी साहब ने जिस तरीके से उसे फंड किया हुआ है और सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने जो मीडिया पे चलाते हैं। खैर, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आर्मी चीफ से गुफ्तगू खिलाफ प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात की और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया और ज़ाहिर है दिफाई अपनी अस्करी क़यादत के बारे में बताया कि किस तरीके से क्या मीटिंग्स चल रही हैं और किस तरीके से फ़ैसले लेने का जो एक्शन लेने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। और उसके बाद सेक्रेटरी स्टेट ने आर्मी चीफ से बात की। और अगर आप देखेंगे पिछले पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं 1947 से, बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेक्रेटरी स्टेट ने आर्मी चीफ से बात की। और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में आर्मी चीफ का एक बड़ा कलीदी किरदार होता है और जंग के तनाजुर में तो ये किरदार बढ़ जाता है। तो ऐसे में सेक्रेटरी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कन्वे करने के बाद बात करना, ये एक रूटीन बात है। इसको हम एक तो खिलाफ प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं समझ सकते। दूसरी अहम बात ज़ाहिर है कि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी और भारत जो है जिस तरीके से भी मेरे भाई दानियाल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे, बड़े इन्होंने इख्तिसार से सारा माजी बताया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत पिछले 20 साल से ये क्लेम कर रहा था कि हमारी इस खित्ते में डोमिनेंस हो गई है और ख़ास तौर पर राफेल और S-400 के आने के बाद उनका ये कहना था कि हमारी एयर डोमिनेंस जो है वो इतनी मजबूत है इस खित्ते में। वो ये नहीं कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, वो कहते थे साउथ एशिया में, यानी चीन को भी वो बीच में ले आते थे। अल्लाह के फजल करम से कराता अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जाहिर है हमारे पास वो जज्बा है। लेकिन भारत की जो एयर डोमिनेंस है वो आपने अपने JF-17 से, अपने जाबाजों से, आपकी फ़िज़ाइया से वो एयर डोमिनेंस जिस तरीके से आपने ख़त्म की है, S-400 को आपने नेस्तो नाबूद किया और आपका एक सिंगल नुकसान नहीं हुआ। पायलट्स वहाँ पर गए, वो एक करेज थी कि पायलट्स वहाँ पर गए, जज्बा था जो जाहिर है हमें कुरान पाक और इस्लाम देता है और उस जज्बे से फिर वो वापस भी आए। उससे पहले जिस तरीके से हमने राफेल को गिराया, पूरी दुनिया, यानी राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है, कल राइटर्स ने इसके ऊपर तफसीली आर्टिकल लिखा है, टेलीग्राफ ने लिखा है कि दुनिया शशदर है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि राफेल, क्योंकि ज़ाहिर दुनिया स्टडी करती है, राफेल में दुनिया का जदीद तरीन रडार सिस्टम है, लेकिन वो लिखा है कि बाकायदा जो इंडियन पायलट था उसको 9 सेकंड्स पहले पता चला कि अब मैं हिट होने लगा हूं और उसके पास ज़ाहिर है कोई चारा नहीं था। हमारा कोई पायलट होता तो आखिरी सेकंड तक जाता, लेकिन ज़ाहिर है उनको शहादत का जज्बा है नहीं और उसने इजेक्ट किया और ज़ाहिर फिर उसका जो जहाज़ है वो तबाह हो गया।
तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी तरफ से हुई और उसके बाद फिर आपने देखा ये दुनिया के सामने है, जहाँ सिर्फ हम क्लेम कर रहे हैं, दुनिया भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं। और इवन के मैं आपको थोड़ा सा इसमें डाल दूं, जरूरत थी। और इवन के मैं आपको बताऊं, सेनेटर साहब के पास जाने थे मुझे, फिर मैं आपके दोबारा आता हूं। सेनेटर साहब, हमारी साहब, एक इंटरनल हार्मनी की जरूरत थी। आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब को भी एतमाद में लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इस पूरे मामले में चाना बचाना दिखाई दी। जिस तरह जवाब दिया गया है भारत को, जिस तरह उसके मतलब जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया गया है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन। देखिए जी, बिल्कुल जैसे मुझे वो सेंटेंस याद आ रहा है कि ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। तो इस दफ़ा हुआ ये कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जैसे 2019 की तरह इस दफ़ा भी जो अपना जवाब दिया है वो बड़ा भरपूर और बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है। अच्छा, इसमें 3-4 मिथ्स जो है ना पाकिस्तान के एयरफोर्स ने तोड़े हैं, और वो मेनली क्या चीज़ है। नंबर 1, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया वो एक प्यूनिटिव वो होते ना, हेजमनी होता है कि भाई मैं किसी को किसी वक्त भी वो पनिश कर सकता हूं, तो वो एक जो सुपरमेसी होती है उस मिथ को तोड़ दिया है। नंबर 2, एक और हमारे दरमियान में ये था कि हम अमेरिका से या वेस्टर्न वर्ल्ड से जो भी आप वॉरफेयर टेक्नोलॉजी या वॉरफेयर इक्विपमेंट लेते हो वो सुपीरियर है। पाकिस्तान ने उसका मिथ तोड़ दिया। ये पहली लड़ाई है जिसमें हमने F-16 का कोई जिक्र ना आपने सुना है ना मैंने सुना है। हम लोगों ने JF-17 थंडर का सुना है, हमने J-10C का सुना है। ये चीज़ें करके उसके बाद हमने जो PL-15 का सुना है, उसके अलावा पाकिस्तान के अपनी जो मिसाइल सिस्टम है हमने उनका सुना है। जब हम ये इन चीज़ों को सुना है तो हमें जिस तरीके से इंडिया ने फ्रांस को रुस्वा कर दिया राफेल में, जिस तरीके से इंडिया ने इजराइल को रुस्वा कर दिया उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से इंडिया ने रशिया को रुस्वा कर दिया अपने S-400 में, उससे ये जाहिर होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत महंगी चीज़ें होना वो नहीं है, उसके लिए आपके पास कम पैसों पे अच्छी टेक्नोलॉजी भी दुनिया में मुयस्सर है। और आप देखेंगे इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है वो उन सारी चीज़ों के शेयर्स गिर गए हैं और चाइना के चीज़ों के शेयर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि एक आप ये समझ लें ये पैराडाइम शिफ्ट किस्म की बात है। ख़ासतौर पे ये जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जो एक सुपरमेसी थी वो एक बहुत बड़ा मिथ था, उस लिहाज से कर लिया है। फिर जिस तरीके से ये याद रखिए, अभी हम जब बात कर रहे थे ना तो वो शेर याद आ जाता है कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। और ये हम लोगों ने करके बताया। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक चीज़ है, अभी हम सारे जो है ना, ख़ासतौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी सराहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और मेरे ख्याल में उसको आधा घंटा भी नहीं हुआ हमने सुना है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे सुनने में आ रहा है कि वाकैंड में सुनने में आ रहा है कि पेशावर में सुनने में आ रहा है कि मेरे ख्याल में गुजरांवाला में, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सीज फायर की वायलेशन इंडिया ने शुरू कर दी, ड्रोन्स की मौजूदगी, LOC पे फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं जी। ये सर नहीं, NOC के अलावा ये मैं बात, ये पेशावर LOC नहीं है, वाकैंड लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं आता, ये पाकिस्तान के अंदर। तो ये प्रॉपर उसकी वायलेशन करते हुए आ रहे हैं, और उस पर हम लोगों ने ट्रम्प साहब का शुक्रिया अदा किया कि माई बाप आपका बड़ा शुक्रिया। हालांकि मेरी नज़र में ट्रम्प साहब ने तो अपना वजन शुरू में इंडिया के पलड़े में डाल दिया था। हाँ, ये बात है कि चौधरी का कुकड़ जब हार रहा था तो चौधरी ने तो जंग बंदी करनी थी। तो उस लिहाज से, मेरे लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को ख्याल करना चाहिए और इस सुपरमेसी को मेंटेन करते हुए, खास तौर पे एयर सुपरमेसी, किसी भी लड़ाई में एयर सुपरमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरीके से हम लोगों ने एयर सुपरमेसी कायम की हुई है, इसको मेंटेन करते हुए नीड टू मेक श्योर कि जो अगर आप कुछ और कर सकते हैं वो भी ज़रूर कर ले। ये याद रखें 1948 सबक हासिल कर रहे हैं। अगर उस वक्त पठान सीज फायर के वक्त ना वो स्टॉप होते, जिस तरीके से मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू ले गया था और उन्होंने आर्टिकल 35 ऑफ द चार्टर ऑफ UN को इन्वोक किया था, तो अगर हम उस वक्त ना करते तो आज कश्मीर हमारे साथ होता। तो इसी लिहाज से बाज़ दफ़ा हमें
पास से सबक सीखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं यही क्वेश्चन मैं जनरल साहब की जानिब लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। जनरल साहब से पूछूंगा कि किस तरह मजीद हमें विजिलेंट है, जिस तरह ऑल दो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, बता दिया सीज फायर का, लेकिन जो इंडियंस की जानिब से कहा गया कि 12 तारीख को दोबारा डीजी एबोस मिलेंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी, इस पर मैं जनरल साहब से पूछूंगा। उससे पहले एक विक्ट्री रूम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं विक्ट्री रूम। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे जानेंगे इंडिया की जो कोशिश थी रीजन में डोमिनेट करने की, दीगर कंट्रीज को नीचे लगाकर रखने की। जनरल साहब, क्या लगता है कि कितना डैमेज हुआ, कितना रिवर्स पे चला गया डिप्लोमेटिकली, नफसियाती तौर पर कितना नुकसान हुआ है इस पूरी सूरत हाल में इंडिया को? देखिए जी, उनको तो जो नुकसान हुआ है वो इखलाकी भी है, वो मुआशी भी है, वो एक स्टेचर होता है किसी मुल्क का वो भी है, और मिलिट्री नुकसान तो बहुत ही हुआ है। तो एक लिहाज से आप यूँ समझें कि एकदम जो बहुत बड़ा एक जिन था, जैसे वो एक बोना बन गया हो, उसके लिए तो इस किस्म का मामला हुआ। वो जब विजिलेंट होने की बात कर रहे थे उसमें एक दो चीज़ें मेरे जहन में जो आती हैं वो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो इस मुश्किल घड़ी में एक चीज़ हमें सीधी कर लेनी चाहिए, और वो है अपनी फॉरेन पॉलिसी, कि हमें पता चल जाना चाहिए। आज तो इन पिछले 4 दिनों में मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, आई एम श्योर कि ये जो भाई बैठे हैं वो भी तायद करेंगे, लीडरशिप को भी समझना चाहिए। हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दोस्त नहीं है। भाई जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में अपना पूरा ख़जानों के मुँह खोल दिए, अपने जो कुछ वो दे सकते थे, तुर्की के जहाज़ भर भर के आ रहे थे, चीन ने कैसा बयान दिया वो आपके सामने था, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ देर पहले एक मखमसे में फंसी हुई थी, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। ठीक है, डिप्लोमेसी अच्छी वही होती है कि आप दरमियान में बैलेंस आउट करें, बाज़ औक़ात भी बैलेंस आउट नहीं किया जा सकता, मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस खित्ते में किसको घुसने देना है और किसको ज़रा दूर रखना है, ये तो भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। कौन से इस्लामी बरादर मुल्कों में से कौन से थे जो दिल से हमारे साथ थे और कौन से थे जो नहीं थे। और वो मेरे भाई जो कह रहे थे कि वो चौधरी के मुर्गे वाली बात, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दिल से तो ये चाह रहा था कि पटाई हो जाए ज़रा पाकिस्तान की, लेकिन जब देखा कि ये तो पटाई उल्टी हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क दौड़े दौड़े। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे जो है ना एक्सपोर्ट्स की डेस्टिनेशन है, हमारे लोग उधर काम करते हैं, लेकिन भाई कब तक आप इस रुमाली फॉरेन पॉलिसी को चलाते रहेंगे? सही तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएं, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरी कौम मुतहद हुई है और खड़ी होगी है अपनी फ़ौज के साथ, इवन इस हुकूमत के साथ, बावजूद इसके कि उनके पॉलिटिकल इख्तलाफात वगैरह के, तो अब इसका जवाब इसके रेसिप्रोकेटरी भी होना चाहिए। मतलब हुकूमत और जो हुकूमत के पीछे साथ लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि जब ऐसे मौके पे पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई थी तो हम भी उनको गले लगाएं, बजाय इसके कि अगर उनकी कोई डिमांड हो तो हम उनको डंडे मारना शुरू कर दें या उनके पीछे पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है ये 2 सबक ऐसे हैं जो मैं चाहूँगा कि हमारी लीडरशिप को मतलब ये वक्त का तकाजा है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे रीजन में चैलेंजेस है, दुनिया के सामने जो हमारे मामलात हैं उसको बेहतर करने के लिए इन हाउस चीज़ें होना बहुत बेहतर है। इस पे तो हम बारहा बात करते रहते हैं। वो सियासी तौर पे आपको मामलात बेहतर करने होंगे, उसी से सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, आपकी इकॉनमी है, आपकी बाकी चीज़ें हैं। दानियाल साहब, बड़ी अच्छी बात की, क्या ये मिसकैलकुलेट किया मोदी ने, तखीर कर दी, या अमेरिकन ने खसूसन शुरू में बयान कुछ और नोयत के थे? जेडी वैंस का अगर बयान देख लें कि इंडिया कुछ कर भी ले लेकिन रीजन में स्टेबिलिटी भी खराब ना हो, ट्रंप शुरू में कह रहे थे कि जनाब आपस में बैठकर कर लेंगे मामला। क्या पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो खिलाफ तवक्को आया कि उसकी फौरी तौर पर उनको एक्टिव होना पड़ा? जी मैंने और कल भी परसों भी ये बात की है कि सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं होती अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ये बात समझते हुए जो पहले दिन ट्रंप साहब ने अपनी कोशिशें करके और उसके बावजूद इंडिया ने मिसाइल ढाक दिए पाकिस्तान पे, तो उसके बाद ट्रंप साहब ने बड़ा सख्त डिप्लोमेसी में अल्फाज है शेमफुल, तो उन्होंने कहा इट्स अ शेम कि जो इंडिया ने किया है। तो उसमें जाहिर बात है वो चाह भी रहे हैं, जैसे कि जनरल साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ जाएं, तो इतना सख्त बयान जो है वो शायद वाइस प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए से थोड़ा सा उसको वॉक बैक कर रहे थे, ना कि वो दर हकीकत उस पर अमल दरामद कर रहे थे। क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि जब वाइस प्रेसिडेंट साहब वो बयान दे रहे थे उस वक्त शायद जो मुज़ाकरात थे वो अरूज पे थे, तो शायद मतलब ये समझने की बात है। और आखिरकार जो कुछ सामने आया वो आपके सामने है, लेकिन ये कहते हुए भी मैं समझता हूँ जो गॉड सेंट हमारे लिए आया है
वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत पोलराइज्ड मुल्क कहलाता था। पूरी दुनिया कहती थी कि जनाब ये देखें यहाँ पर इलेक्शन ऐसे हुआ और लोग जो है एक नाराज़गी के इज़हार से देखते हैं और ये है वो है फलाना। तो हम सारे यूनाइट हो गए और इंडिया जो कि सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और वो सारे मुत्तहिद नज़र आ रहे थे, वो सारे मतलब आपस में रेजा रेजा हो गए। यहाँ तक कि उनके एमआई ने कहा कि ये सिखों को सेंसिटिव पोस्टों पे ना लगाएं, यानी उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर तक दरारें गई हैं जो कि हमारी सिर्फ शायद पॉलिटिकल साइड पे नज़र आ रही थी। और हम सारे यूनाइट हो गए और वो सारे शिकस्त और रेख्त हो गए और रेजा रेजा हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इवन अगर आप पॉलिटिकली इसको एनालाइज करें थोड़ा सा, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ इसमें अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई जो इंस्टीट्यूशनल प्रावस है, बल्कि उसके ज़रिए से जो रिज़ल्ट आया और जो ये हमला हुआ है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक हल हुई और ब्रिज हुई। ठीक है, अभी बल्कि डॉक्टर भाई मोहम्मद जब हमारे साथ थे तो कहते मेरे प्राइम मिनिस्टर मतलब शहबाज शरीफ साहब को मेरे प्राइम मिनिस्टर का अल्फाज, मतलब आप सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल हमारे वीकनेस थी उसका ही सामों की फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमने मजबूत होकर दिखा दिया कि हमारे डिफरेंसेस डेफिनेटली जो इंटरनल मामलात हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो चीजें हैं उस पर हम लोग पूरी कौम जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हम लोग मुत्तहिद हैं। हुज़ैफा भाई, हम देख रहे हैं जिस तरह भी जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, अभी हमें जो हमारी जो पॉलिसीज हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है कि कौन हमारे साथ है, क्योंकि ये टाइम था कि जो हमारे दोस्त थे वो हमारे साथ खुलकर आके खड़े हो गए और बहुत से चेहरे ऐसे थे जो भी नजर भी आए, लेकिन उस तरह से जो पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशंस थी 25 करोड़ पाकिस्तानी की पूरी नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे, मैं कुछ इख्तिसार से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हुआ और ये सीज़ फायर किस तरह हुआ। मैंने शाम में एक टॉक शो में इसी तरह की गुफ्तगू की। अभी कुछ 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले CNN के जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं निक रॉबर्टसन, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया है। बेसिकली सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल जो है यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हमारा बहुत करीबी साथी है, और इवन के चाइना हो गया, वो ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा था और दोनों ममालिक को अंगेज किया हुआ था। बेसिकली सूरत हाल ऐसी थी कि नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था राफेल तैयारों के नाकामी के बाद और ज़मीन बोस होने के बाद और LOC पे उनके जो फ़ौजी हैं जहन्नुम वासिल होने के बाद, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। और उसके बाद ये ड्रोन्स का आना, खिलौना बम्स या इवन के इक्का दुक्का जो रॉकेट उन्होंने फायर किया, वो सिर्फ इसीलिए था कि मीडिया उसने वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था और मैनेज किया हुआ था और इस तरह की खबरें चलवा कर ताकि शायद मेरी खिफत कुछ कम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इन 2 दिनों में तमाम ममालिक इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स को कहा, बताया कि जिस तरीके से भारत ने हम पर जारियत मुसल्लत की है, हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है, दखल अंदाजी की है, हमारे मासूम बच्चों और ख़वातीन को शहीद की है, तो हम इसका बदला लेंगे और बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं ऑन द रिकॉर्ड कि पाकिस्तान जो है वो डटा हुआ था और एक सख्त स्टांस पाकिस्तान ने लिया हुआ था। और आज जो है जब पाकिस्तान ने सुबह जो है अपने जो टारगेट सेट किए हुए थे उन्हें निशाना बनाया, S-400 उनका जो मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको तबाह किया, उसके बाद दिल्ली ने राब्ता किया न्यूयॉर्क को और बार बार कहा अमेरिका को कि अब आप रोल प्ले करें, और फिर बार बार सऊदी अरेबिया को भी कहा। और उसके बाद जो है मोदी बाकायदा, ये तो अब CNN इसको एंडोर्स कर चुका है, निक रॉबर्टसन ने ये खबर ब्रेक की है अभी कुछ देर पहले कि घुटनों के बल बैठ गया अमेरिका के सामने और अब भीख मांगने लगा कि सीज फायर करा दें। कहीं पाकिस्तानी रात फिर होने लगी है, कहीं पाकिस्तानी फिर फजर के टाइम नमाजें पढ़कर इनके फौजी दोबारा अपने तैयारों में बैठे और पता चले कि दिल्ली के अंदर जो है पाकिस्तान ने और मुंबई और इनके बड़े शहर कलकत्ता जो है वो निशाने पर आ गए हैं। तो ये बेसिकली सूरत हाल थी। जब पाकिस्तान से राब्ता किया गया तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है जी, हम तैयार हैं, वो सीज फायर करें, हम भी सीज फायर करेंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात की बात की गई है उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान ने 4 चीज़ें सामने रखी हैं कि इन पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो जिस जगह पर भी होंगे इंडिपेंडेंटली जो भी मुल्क उसको यानी सालिस बनेगा। एक तो पाकिस्तान ने कहा है कि जो आपने सिंध तास मुआहदा ख़त्म किया है वो मुआहदा हम बहाल करने का नहीं कहते, भारत अपना गैर कानूनी इकदाम वापस ले, क्योंकि मुआहदा ख़त्म हो ही नहीं सकता दोनों ममालिक की मर्जी के बगैर। दूसरा, पाकिस्तान ने वाजे कहा है कि जो हमारी आबी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, इस हवाले से वंस फॉर ऑल ये तय हो जाए कि आबी तनसीबात को जो जंगों में भी कभी निशाना नहीं बनाया जाता वो आइंदा कभी इस तरह नहीं होगा। तीसरा, पाकिस्तान ने कहा है कि 2019 में जो इन्होंने बदमाशी कर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में चूंकि लिखा हुआ था
कि हम 370 को ख़त्म करेंगे, वो आर्टिकल दोबारा जो है उस तरीके से अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि जो अक़वामी मुत्तहिदा का चार्टर है कि कश्मीर इज़ नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और चौथा, पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो कि अनडिनाइलेबल हैं कि ये स्टेट ओन दहशतगर्दी कर रहा है, जो कि कनाडा में की कैनेडियन हुकूमत ने सबूत फराहम कर दिए। बलूचिस्तान में जो ये कर रहे हैं, अब कुलभूषण की मिसाल सामने है, उसके अलावा हमारे पास बेशुमार ऐसे एविडेंसेस हैं। तो ये चार चीज़ें पाकिस्तान ने तीनों चारों ममालिक को बता दी हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, मेहरबान है हमारे, सऊदी अरब, चाइना और ख़ास तौर पे अमेरिका हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने थैंक यू का मैसेज किया और थैंक यू का ट्वीट किया। देखें, जज्बाती तौर पर यह बात बड़ी जज्बाती है कि मैं अभी कोई बात अमेरिका के खिलाफ कर दूं, 26 करोड़ आवाम में मकबूल भी ज़्यादा हो जाएंगे, ट्विटर पे लाइक्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन हम एक मुल्क हैं, सफारतकारी के कोई आदाब होते हैं, कोई तरीके होते हैं। अगर एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने एक बात की है तो उसका शुक्रिया अदा करना ये सफारती आदाब में शामिल है और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने, देखिए मैं सिर्फ आखिरी लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हमारा जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान की सालमियत का, अमेरिका ने एक नहीं एक दर्जन कॉल्स भी की, हम उससे पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन अगर हमने सीज़फायर किए तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को जवाब भी देंगे, जो कि बनता है। और मेरे ख्याल से दानियाल चौधरी साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, इनके वालिद ने इस दश्त की खाक छानी है, तो वो भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि आप अमेरिका को कहें कि हम कोई सख्त बात कर रहे हैं। आपने बजा फरमाया जिसने भी रोल प्ले किया है सूरत हाल को डी एस्केलेट करने के लिए, पाकिस्तान बिल्कुल उसका थैंक्सफुल रहेगा, अच्छी बात है। जल साहब, एक खबर आई थी सुबह सवेरे, जिस तरह हमने अपने जो शहीद सिविलियन आबादी जिनको निशाना बनाया गया, जिन बच्चों के नाम लिख के हमने बैटरीज के ऊपर, जिस तरह हमने F1 फतेह 1 जो है उसको इंडिया की जानिब रवाना किया, उसके बाद एक खबर आई कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया है। क्या ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है? पाकिस्तान इसको बड़ा महतात तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो ये की फैक्टर साबित हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये एस्केलेटरी लैडर का एक हिस्सा है, जब आप बढ़ाते हैं अपने स्टेक्स और एस्केलेशन बढ़ाते हैं, तो उसमें एक ये लाइन भी आती है कि अब आप नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का ये मतलब है कि आप अथॉरिटी देने लगे हैं अपने फील्ड कमांडर्स को कुछ ऐसे वेपन इस्तेमाल करने की जो कि पहले उनको इजाज़त नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और आपने देखा कि जो ही सीज़ फायर की बात हुई तो उसको कैंसिल भी कर दिया, वो फिर नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का उस चीज़ ने इम्पेक्ट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ जिस लेवल पे ये जंग ख़त्म हुई है। यहाँ तक इसको कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि जहाज़ों को और मिसाइल्स को और इनको आप फिर भी जब ऑर्डर देते हैं तो वो अपना काम बंद कर देते हैं। लेकिन जब अगर कोई ज़मीनी मूवमेंट शुरू हो जाती या कोई समुद्रों में कोई मूवमेंट शुरू हो जाती, वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन देते देते उनको बताते बताते कि ये बंद करो, टाइम लग जाता है और वो बाज़ औक़ात आउट स्पाइरल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो बड़े सही ऑप्टिमम लेवल के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ख़त्म हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मिलिट्री जहन है जिन्होंने ये प्लान किया था और जिनके सारे ये मामला चल रहे थे, बहुत आला लोग हैं, वो बहुत बहादुर भी हैं, बहुत ज़हीन भी हैं, और बिल्कुल उन्होंने किसी डर का एहसास नहीं किया। और जैसे एक सही तरीके से जंग लड़ी जाती है उस तरीके से ये जंग लड़ी गई है। इसीलिए अभी सारे भाई भी जो कह रहे हैं कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि तमाम ऑप्शंस जो है हमारे पास, जैसा मैं आपसे इसका जवाब दूंगा, हमारे पास जो तमाम ऑप्शंस है वो मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, तो हमें मालूम है। अभी एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों से मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं विक्ट्री रूम। नाज़रीन, जनरल साहब से दोबारा ब्रेक से पहले इस बात कर रहे थे। जनरल साहब, इसको थोड़ा इस पे ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान को एक डेफिनेटली हमारी एक पीस स्टेबिलिटी हमारी ख्वाहिश है कि रीजन में भी हो, पाकिस्तान में भी हो। आप जो न्यूट्रल वेन्यू पे बैठकर बात करने की अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट ने कहा है, तो क्या पाकिस्तान इसको कुछ इसे अचीव कर सकता है, या ये भी फिलहाल ये सिर्फ टाइम पे, बाद में इंडिया इससे बैकफुट पे चला जाएगा, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो यही महसूस होता है कि जब आपके हाथ में कुछ हो तो तभी आप किसी दूसरे से कुछ डिमांड कर सकते हैं। जब आपके हाथ में कुछ ना रहे तो फिर आप कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं? ये जैसे मिसाल के तौर पे जब आप किसी मुल्क को कोई बंदा हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद अगर आप समझें कि वो कोई आपके लिए कोई नेक नामी रखेगा या अच्छा काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता।
आप बंदा अपने पास रखते हैं और कहते हैं जी कि आप ये काम करें, मैं आपको बंदा देता हूँ। अब आपने सीज़ फायर मान लिया है, जो कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम अमन के दाई हैं, लेकिन अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने अपना एक स्ट्रेचर बना लिया है, ठीक है, उनका स्ट्रेचर कम हो गया है। अब अगर आप ये समझें कि वो आपको कोई कंसेशन देंगे या कोई आपको कंसेशन लेकर देगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि आपके पास कोई 500,000 कैदी होते, आपने किसी जगह पर कब्ज़ा किया होता और आप कहते हैं कि हम तब छोड़ेंगे जब आप ये बात कर लेंगे। वैसे मेरे सुनने में है, अल्लाह करे कि वो बात दुरुस्त हो, कि 1-2 हाई प्रोफाइल लोग हैं हमारे पास जिनका इनिशियली आया था मीडिया में, लेकिन फिर उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। अगर वो हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ये वही जिसको चाइनीज मीडिया जिसको कंफर्म कर रहा था, चाइनीज मीडिया जो दावा कर रहा था, ये वही उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। जी, मैं आप समझ गए हैं। तो बस देखने की बात ये है कि क्या हमारे पास कुछ देने को है। अगर नहीं है तो फिर तो अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन इससे और बड़े सबक हासिल हुए हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा हम सब ने डिस्कस किया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ ने जो हमें मकाम दिया है, इसकी वजह से लोग अब हमारी बात भी सुनेंगे और आप देखेंगे कि इसकी वजह से हमारे और मामलात भी हैं वो काफ़ी सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। दाल साहब ये बता दें कि मोदी की जो एक रवैया माजी में रहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह चीज़ों को ट्रीट करती रही है, तो क्या देर पा जो अमन की हमारी ख्वाहिश है रीजन के अंदर, अब वो पूरी हो पाएगी? और तो दुनिया तो कह रही है कि बैठ के आप बातचीत कर लें, तो इससे कुछ हासिल हो सकता है? जिस तरह जनरल साहब इशारा कर रहे हैं कि कुछ हाई वैल्यू चीज़ें, फंटास्टिक टी पार्ट 2, इस तरह की चीज़, तो इससे कुछ अचीव हो सकता है? मेरे ख्याल में इंडिया को एक बहुत बड़ा रीथिंक चाहिए जी। ये देखें जो बांग्लादेश में हुआ है, जो उनके साथ अफ़गानिस्तान में हुआ है, जो अभी ये पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जो नेपाल में उनका हाल है, और जो श्रीलंका में हुआ है, ये पूरा का पूरा खित्ता जो है वो आप समझ लें कि एक ऑल आइज़ और अगेंस्ट इंडिया, और बहुत बुरी तरह से यकलख्त इंडिया अपने आप को देख रहा है कि वो इतनी बुरी तरह फंस गया है। ये कभी ऐसे होता नहीं था। जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में था तो उस कोशिशों का हिस्सा था, तो उनका ख्याल था अफ़गानिस्तान में बड़ा कुछ उनको हासिल हो रहा है। जब तक ये शेख हसीना बांग्लादेश में थी, इनका ख्याल था कि वहाँ पर बड़ा कुछ ये हासिल कर रहे हैं। जब तक श्रीलंका में माजी की हुकूमत थी तो ये समझते कि हम बड़ा कुछ हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान की बेचारी इकॉनमी और पाकिस्तान की पोलराइजेशन पोलिटिकल और सब कुछ, तो वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा था। ये पिछले चंद माह में ये सारा मामला उलट पुलट हो के तो उनके मतलब 2 साल के अंदर अंदर उनकी गोद में गिर गया है। उनको तो समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़, आप देख लें, उन्होंने बयान भी इनके खिलाफ दे दिया। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो तो आपके सामने है। कश्मीर का इनका ख्याल था कि उसको अट्रैक्ट करके और लद्दाख को छोड़ के वो चाइना और पाकिस्तान को स्प्लिट करके चाइना के साथ नेगोशिएट कर लेंगे, इसलिए इन्होंने कश्मीर का कानून बना लिया और लद्दाख का नहीं बनाया कि वो उनसे बातचीत कर लेंगे। चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, वो भी सुबकी हुई उनकी। अब ये परेशान है कि हम कश्मीर के स्टेटस को क्या करें, क्योंकि इस तरह के वाक़े सामने आने शुरू हो गए। इसी तरह से आप बांग्लादेश में देख लें, वो तो कह रहे हैं कि हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। इसी तरह आप श्रीलंका में देख लें, यानी पूरे खित्ते में बिल्कुल आइसोलेट होकर इंडिया जो है सिंगल आउट हो गया है। और उनकी अपनी जो प्रावस थी जिसको वो दिखाना चाहते थे 15-20 साल में, जो डेवलप किया बड़े खर्चे करके, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई है। सो मेरे ख्याल में वो तो बेचारे आज सिर पकड़ के बैठे होंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। ठीक है हुज़ैफा साहब, मोरल डाउन है रीजन में, उस तरह जो एक कह लें कि बालादस्ती का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, बल्कि हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल का किस तरह, हुकूमत पाकिस्तान क्या प्लान कर रही है, किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं? और जिस तरह सीज फायर के बाद किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बैठ के डायलॉग की बात की गई अमेरिकन की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब जिस तरह बात कर रहे थे, वैसे तो उनकी बात बड़ी वज़नी थी, लेकिन मैं आपके सामने बात रख दूँ कि उनकी अगर कोई 1-2 लोग हमारे पास हैं या कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है, या चेक पोस्टों वाली बात जो है कि वो हमने उन पर कब्ज़ा किया हुआ है, इससे हटकर जो अहम चीज़ है ना जी, इंडिया ने रीजन में एक अपनी आर्टिफिशियल डोमिनेंस कायम की हुई थी, जिसकी वजह से सरमायाकार एतमाद कर रहे थे। सरमायाकार बहुत कमज़ोर होता है, डरपोक होता है, इट्स लाइक अ बर्ड, एक एक करके आता है, हुक करने उड़ के चला जाता है। एक तो उसकी वो जारादारी ख़त्म हो गई है। इंडिया नो डाउट दुनिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पर मिनी हेडक्वार्टर बना हुआ है, एप्पल का बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रेंज रोवर पहले यूके की थी, अब उन्होंने फैक्ट्री इंडिया में लगाई है, मर्सिडीज़ की दुनिया में 2 प्लांट्स हैं, तीसरा इंडिया में लगाया, तो इस तरीके से और भी कई, डेल ने अपना प्लांट वहाँ पर लगाया। तो अगर इस तरह की अब दुनिया को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान इनसे सुपीरियर है, और पाकिस्तान के साथ अगर ये LOC पे छेड़छाड़ करेंगे,
कश्मीर पे इस तरीके से बदमाशी करेंगे तो पाकिस्तान जिसने सब्र का मुजाहरा किया हुआ था कि खित्ते का अमन बर्बाद ना हो, पाकिस्तान ने अब बता दिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे वो फैक्ट्स होंगे कि जो नरेंद्र मोदी ना भी करे, लेकिन उसकी लोकसभा और राज्यसभा जो ज़रा पार्लियामेंट है वहाँ की और एक उनका जो ज़रा सूबाई पार्लियामेंट है, दोनों तरफ से इतना प्रेशर आएगा कि उसको पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात करना पड़ेंगे, क्योंकि भारत के अंदर इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े सरमायादार वहाँ पर मौजूद हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है राज्यसभा के ऊपर। और अगर नहीं भी करती भारतीय जनता पार्टी ये, तो मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी का तो वैसे ही आखिरी इलेक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सर्वाइवल भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी की साख बचाने के लिए पाकिस्तान से फ्रेंडली ताल्लुकात करने हैं, और पाकिस्तान से अगर उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। इस इलेक्शन में अगर हम देख लें, जो इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता साल, जो नंबर है, जो वोट था, जो कैप्चर किया था माजी में, उसे कम होता जा रहा है। तो मुश्किलात तो डेफिनेटली उसके लिए शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 1 अरब 45 करोड़ जो वहाँ पे इंडियंस हैं वो भी इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का ट्रांस शिरकत के लिए। नाज़रीन, एक विक्ट्री है, पाकिस्तानी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमन चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, और यही दुनिया के लिए हमारा मैसेज है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।